दोस्तों नमस्कार। मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और वो हैं देश के जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, चाहे वो आज तक हो, जी न्यूज़ हो, न्यूज़ 18 हो, उसके बहुत बड़े के जर्नलिस्ट भी रहे हैं। और आज वो आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं और हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से। तो आज हमने इनसे मुलाकात की, हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए थोड़ा टाइम निकालें, तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करेंगे कि इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे भारत लिंक के दर्शकों के लिए टाइम निकाला। तो ये शख्सियत है अनुराग ढांडा जी। तो आइए आज अनुराग ढांडा जी से मुलाकात करते हैं और उनके विचारों को जानते हैं। अनुराग जी, आपका हमारे चैनल भारत लिंक पर बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अनुराग जी, मैं काफ़ी दिनों से देखिए आपकी हमारी जानकारी थी लेकिन मुलाकात बहुत कम हुई थी। आज मैं थोड़ा-सा आपसे 2-4 सवाल पूछना चाहूँगा। आप पहले तो ये है कि पत्रकारिता में आपका इतना ब्राइट करियर था सर, आप इतने बड़े पत्रकार थे, देश के हर बड़े चैनल में आपने काम किया। तो आप उसको छोड़कर, पत्रकारिता को छोड़ के आप राजनीति में आए सर। आप राजनीति में क्यों आए और आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना सर? थोड़ा बताएँगे आप? देखिए, अपना करियर ही सब कुछ नहीं होता, अपने लिए जी, तो हर इंसान जीता है। जी, लेकिन जब देश बदलाव के दौर से गुजर रहा हो, जी, तो उस वक्त हर एक आदमी की जिम्मेदारी, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि उसमें कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक, आज़ादी के आंदोलन में शहीद भगत सिंह जी कर रहे थे, गांधी जी, जी कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस जी कर रहे थे, अपने-अपने तरीके से सब कर जी, रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे जी, थे। जी, 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 अब जो बदलाव का दौर है, 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, जी, ना हमारे स्कूल अच्छे हुए, ना हुँ, अस्पताल अच्छे हुए, ना हुँ, मूलभूत सुविधाएँ लोगों को मिली। हुँ, हुँ, कोई व्यक्ति है जो लड़ रहा है इन सब के लिए कि ठीक, हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, अरविंद हुँ, केजरीवाल उसके लिए लड़ रहे हैं। हुँ, हमारा फर्ज बनता था उनका हुँ, साथ देना। हुँ, इसलिए मुझे लगा कि मैं लोगों की ज़्यादा सेवा राजनीति में रह के कर सकता हूँ, तो जी, मैंने जी, ये जी, रास्ता अपना लिया। जी, और आम आदमी पार्टी को इसलिए चुना क्योंकि पत्रकारिता में रहते हुए शायद ही कोई पार्टी ऐसी होगी नेशनल जो मैंने कवर नहीं की अलग-अलग जी, तरीके से। जी, तो जी, जी, अंदर-बाहर सब कुछ जानते ही थे। जी, मुझे जो सबसे अच्छी चॉइस लगी, जो लोगों के लिए काम करने वाली विचारधारा है, हुँ, जो हुँ, लोगों के मूलभूत मुद्दों को एड्रेस करती है, जिसकी ठीक, ज़रूरत है आज के दिन में, ठीक है, मैंने उसको चुना। ठीक है। सर आपने चुना, आप अंदर की बातें भी जानते हैं, लेकिन आज ये आम आदमी पार्टी की जो छवि है दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने एक नकारात्मक सी बना दी है। क्या वजह है उसकी, क्यों बना रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि वो डर रहे हैं। किस चीज़ से कोई डर रहे हैं? इससे पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी 10 साल में नेशनल पार्टी नहीं बनी। जी, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी चुनौती उन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी कोई पार्टी क्रिएट कर सकती है ठीक है। कि 10 साल के अंदर 2 स्टेट में सरकार बन जाए, 4 स्टेट में विधायक हों, नेशनल पार्टी बन जाए और हुँ, पूरे देश में संगठन बन जाए। हुँ, ऐसा खतरा उनको नजर आ रहा है, इसलिए बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आरोप सिद्ध तब होता है। हाँ, हम तो हाँ, इतने साल पत्रकारिता की, हमने तो ये सुना था सीबीआई और ईडी जब रेड मारती है जी, तो बड़े बड़े ट्रक भर भर के पैसा मिलता है। हाँ, हाँ, हमारे तो किसी नेता के यहाँ से आज तक 100 रुपए भी कोई अगर नोट भी बरामद हुआ हो, हाँ, एक हाँ। झुंझुना मिला था मनीष सिसोदिया जी के यहाँ रेड मारने गए, उनके लॉकर से झुंझुना मिला था, तो उसी को बजा रहे हैं ईडी और सीबीआई। सर आप तो एक बार बताइए, झुनझुना कैसे हो सकता है? कुछ न कुछ तो डॉक्यूमेंट मिले होंगे, कुछ न कुछ उनको कैश मिला होगा या और कोई पॉलिसी का ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मिला होगा जिससे उनके ऊपर एलिगेशन लग तो सके? बताते क्यों नहीं? कोर्ट हाँ, ने तो ये कहा कि 2 मिनट के अंदर आपका ये कोर्ट केस में ठहरेगा नहीं, कोर्ट में गिर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई कोई लिंक तो एस्टेब्लिश करो कि पैसा मनीष सिसोदिया के पास कहीं से आया क्या। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आपका केस तो ग्राउंड के ऊपर बन ही नहीं रहा है अभी, जो आप आरोप लगा रहे हैं। हुँ, तो ये सारे स्टेटमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहे। अब वो एक चीज का फायदा उठा रहे हैं। हुँ, पहले सीबीआई का इस्तेमाल करते थे पॉलिटिकली, ठीक है। लेकिन सीबीआई चलती है जिस कानून के आधार पे, उसमें ये माना जाता है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता तब हुँ, तक व्यक्ति निर्दोष है। ठीक है। और ईडी चलती है जिस कानून के आधार पे, उसमें यह है कि व्यक्ति दोषी है जब हाँ, तक वो अपने आप को निर्दोष सिद्ध ना कर दे। ये हाँ, उल्टा कानून है। तो वो ईडी के इस कानून का लूप होल का फायदा उठा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, हाँ, इसमें कोई एक भी अभी तक सबूत एजेंसी कोर्ट के सामने नहीं रख पाई है। उसके बावजूद इसमें ये प्रावधान है कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाएगी हुँ, तब तक बेल नहीं होती इसमें। हुँ, उसका फायदा उठा के आप जेल के अंदर रखना चाहते हो। अब मुझे एक बात बताओ, इतना हास्यास्पद है, संजय सिंह को इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में उठा लिया, जी, कह रहे हैं कोई तथाकथित शराब घोटाले में, दिल्ली सरकार में हुआ। हुँ, संजय सिंह का दिल्ली सरकार से क्या लेना देना? संजय सिंह दिल्ली सरकार में कोई मंत्री है क्या?
संजय सिंह दिल्ली सरकार की किसी फाइल पे हस्ताक्षर करते हैं क्या? संजय सिंह दिल्ली सरकार की किसी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्या? ऐसे तो आप कल को किसी को भी उठा लो, आपके घर ईडी आ जाए आपको उठा ले, मेरे घर ईडी आ जाए मुझे उठा ले, बाद में आप करते रहो बेल के लिए अप्लाई 6 महीने 8 लेकिन महीने। सर एक बात बताइए, आप जिस चीज का वो कर रहे हैं वो आप शायद शराब घोटाले के बारे में कर रहे हैं, लेकिन 5% से 12% एकदम से वो बढ़ाना और एक ही पार्टी को वो देना, ठेका देना, कि इसमें थोड़ा कहीं साठगांठ नजर नहीं आती वो आपको? सही था या गलत था वो तो कोर्ट तय करेगा ना। कोर्ट किसी जमानत भी तो नहीं किसी दे रहा। पॉलिसी के आधार पे, वो तो मैंने आपको बताया, जी। ईडी के कानून में ये प्रावधान है हाँ हाँ कि सुनवाई के स्टेज पे हाँ बेल नहीं मिलती है। हाँ हजारों विचाराधीन कैदी आज के दिन में जेलों में, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोषी है। उस कानून में ये लिखा है कि जब आपके सारे गवाहों की गवाही हो जाएगी, जब आपका पूरा केस की सुनवाई हो जाएगी, तब बेल के ऊपर विचार किया जाएगा, यानी केस तय हो जाएगा तब बेल के ऊपर विचार किया जाएगा। अब मुझे आप बताओ, 500 गवाह बना दिए इन्होंने इस केस में, 5,000 10,000 पेपर की वो कागजों की इन्होंने वो दायर कर दी, तो वो तो होते होते 8-10 साल निकल जाएंगे। सुनिए सर, कोई भी प्रावधान किसी भी कानून के अंदर अगर वो असंवैधानिक है तो उसको सुप्रीम कोर्ट है वो कर देती है, वो उसको खत्म कर देती है, उसकी मान्यता समाप्त कर देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा कोई भी वो नहीं बताया कि ये जो प्रावधान है ईडी के कानून में ये असंवैधानिक है। आपने ध्यान से सुना नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसे तो आप जो 5,000 पेज आपने चार्जशीट दायर की है और जो 500 गवाह ऐसे तो आप 8 साल निकाल दोगे। आप ध्यान से पढ़िएगा, उन्होंने कहा कि नहीं, 6 महीने के अंदर सुनवाई पूरी कीजिए। क्यों कहा कोर्ट ने? तो कोर्ट तो कभी किसी केस में नहीं कहता 6 महीने के अंदर सुनवाई पूरी कीजिए। आपको लगता है कि 6 महीने में आपके जो नेता है वो बाहर आ जाएंगे? मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो बाहर आ जाएंगे। किसी ईमानदार व्यक्ति को, देखिए डरता कौन है, सीबीआई ईडी से कौन डरेगा? हाँ। जिसने कुछ गलत कर रखा होगा उसको पता है कि जेल में चला गया तो बाहर नहीं आऊंगा कभी भी, इसलिए वो डरता है जेल से। हमें तो जो ईमानदार व्यक्ति है उनको ये पता है क्या बिगाड़ लेंगे, जब कुछ किया ही नहीं तो बिगाड़ेंगे क्या? 3 महीने नहीं, 6 महीने, 6 महीने नहीं, साल में बाहर तो आना ही आना है। इसलिए वो अभी तक अपनी बात पे टिके हुए हैं। ना मनीष सिसोदिया को तोड़ पाए, ना सत्येंद्र जैन को तोड़ पाए, ना संजय सिंह को तोड़ पाए, ना हमारे एक विधायक को तोड़ पाए। जो कमजोर थे, जो भ्रष्टाचारी थे, वो सारे केस होते ही भारतीय जनता पार्टी में चले गए और उनके केस भी बंद हो गए। लेकिन सर आपके एक मंत्री हुआ करते जैन हुआ, सत्येंद्र जैन जी हुआ करते, वो जेल मंत्री हुआ थे, उनके ऊपर ये भी तो आरोप लगे हैं कि जेल में रहते हुए भी उन्होंने अवैध वसूली की। क्या ये आरोप गलत है या सच है? आरोप लगाने में क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी के पास और काम क्या है? हाँ। अगर उनके लिए हम थ्रेट हैं, अगर उनके लिए हम खतरा हैं, तो हम पे दिन रात सुबह शाम आरोप लगाएंगे, उसमें तो उनका कुछ लगता नहीं। ठीक है। सत्येंद्र जैन जी आज के दिन में बेल पे बाहर हैं, वो हेल्थ रीजंस की वजह से हैं, जी। और उनके केस में भी आज तक कोई सबूत एजेंसी पेश नहीं कर पाई। ठीक है। कई जजेस ने एजेंसी को फटकार लगाई। जब एजेंसी के पास वो फटकार लगाने के बाद बेल मैटर आता था तो जज बदल जाते थे। तो ये तो तानाशाही लाने की कोशिश कर रहे हैं इस देश के अंदर। उस तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। अंग्रेज भी सोचते थे कि भगत सिंह को जेल में डाल दो, फिर कौन आजादी मांगेगा। अंग्रेज सोचते थे फांसी चढ़ा दो भगत सिंह को, फिर तो आजादी मांगेगा ही नहीं कोई। ऐसा हुआ क्या? आजादी फिर भी लोगों ने मांगी, आजादी फिर भी मिली। आपको अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना है, अनुराग ढांडा को जेल में डालना है, सत्येंद्र जैन को डालना है, संजय डालो आप, लेकिन आप इस बदलाव को अब रोक नहीं पाओगे। सर बगैर सबूत के कैसे डालेंगे ये बताइए? कुछ ना कुछ तो उसमें भी मिला होगा। देखिए जो पैसा है वो कितने करोड़ का, 376 करोड़ का या 371 करोड़ का जो आरोप लगा, उसका ये मीडिया में आ रहा है कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ गया है, और उसमें कोर्ट ने भी ये कहा है कि अगर ये इस पैसे का फ्लो पार्टी की तरफ गया है तो आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाइए आप। अगर ऐसा हुआ तो क्या आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का जो वजूद है वही आने वाले टाइम में खतरे में पड़ जाएगा? चाहती तो भारतीय जनता पार्टी यही है कि आम आदमी पार्टी को खत्म कर दो, अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दो। इनकी हिम्मत कैसे हुई गरीब आदमी के लिए हक मांग ले, इनकी हिम्मत कैसे हुई गरीबों के बच्चों को पढ़ा दें। चाहती तो भारतीय जनता पार्टी यही है, पर अंग्रेज भी तो यही चाहते थे। चाहने से कुछ होता नहीं है। लोकतंत्र में वो होता है जो लोग चाहते हैं। आज के दिन में लोग आम आदमी पार्टी की विचारधारा को, आम आदमी पार्टी को चाहते हैं। ये बदलाव होके रहेगा, जिसको जितनी ताकत लगानी हो लगा ले। अगर इनको भ्रष्टाचार की जांच करनी है, अगर इनको शराब घोटाले की जांच करनी है, अभी यमुनानगर में आपने सुना 25 लोग शराब पी के मर गए, जहरीली शराब पी के। उसके बाद इन्होंने कुछ कार्रवाई की तो 466 एफआईआर कर दी। 9 लाख बॉटल सरकारी रिकॉर्ड से गायब है। सोनीपत के अंदर शराब पी के, जहरीली शराब पी के मर गए लोग, पानीपत के अंदर मर गए। यानी ईडी सीबीआई आती, रास्ता नहीं पता तो जांच तो गूगल लोकेशन भेजें क्या? तो जांच ईडी को रास्ता बताने के लिए चल रही है ना सर। किस चीज की जांच चल रही है? किस चीज की जांच चल रही है? यमुनानगर के अंदर जो क्यों यहाँ शराब घोटाले की जांच ईडी को नहीं करनी? हाँ
यहाँ सीबीआई को नहीं करनी, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पुलिस से काम चल जाएगा। चलिए और भी तो बहुत से आरोप लगे हैं सर आपकी पार्टी के ऊपर। जैसे मुख्यमंत्री आवास का मामला था, उसमें भी 45 करोड़ या 71 करोड़ का कुछ मामला था। एक आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री सर, जिसने ये कहा था कि मैं कभी भी बड़ी गाड़ी में नहीं चलूंगा, मैं बड़े मकान में नहीं रहूंगा, और उसी के रिनोवेशन के ऊपर 45 करोड़ या 70 करोड़ रुपए सर। क्या देखिए ये आम आदमी पार्टी का, ये एक आम आदमी का काम है ये सब भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए प्रोपेगेंडा है। पैसे ठीक। के दम पे वो इस प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं। ठीक है। वो उनके घर का रेनोवेशन नहीं, उसके साथ पूरा कैंप ऑफिस भी है जहां से पूरी सरकार चलती है। दूसरी अच्छा। बात की अरविंद केजरीवाल जी ने घर बनवा लिया 45 करोड़ का, ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे अरविंद केजरीवाल जी के बेटे के नाम रजिस्ट्री होगी उस घर की। किसका है वो घर? दिल्ली के मुख्यमंत्री का है, उसमें कैंप ऑफिस चलता है। जो भी हुआ सरकारी रिकॉर्ड में, सरकारी चीजों के आधार पे हुआ। वहां इनको दिक्कत यह है कि उस घर से दिल्ली के लोगों की बिजली मुफ्त होती है। इनको दिक्कत यह है कि उस घर से दिल्ली के लोगों के स्कूल और अस्पताल मुफ्त होते हैं। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है, इसलिए ये कहते हैं ये नहीं, ये घर नहीं होना चाहिए, ये अरविंद केजरीवाल नहीं होना चाहिए, ये आम आदमी पार्टी नहीं होनी चाहिए। कहने दीजिए इनको जो आपने सर स्कूल और अस्पताल का नाम लिया, तो अक्सर लोग ये चर्चा करते हैं कि जो पुराने स्कूल थे उन्हीं के ऊपर रंग रोगन पोत दिया, या फिर सीएचसी या पीएचसी ऐसी वो हुआ करती, उन्हीं को उन्होंने अस्पताल डिक्लेयर कर दिया, तो वो तो ऑलरेडी बने हुए थे। चलो तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमने कर दिया ना, और दिल्ली के लोगों ने 3 बार इसी रंग रोगन पे, इसी पुताई पे विश्वास भी जता दिया। तो इसका मतलब हमारा मॉडल सक्सेसफुल है। यूएन के जो प्रेसिडेंट होते थे वो विजिट करके गए, उन्होंने कहा बहुत शानदार मॉडल है। अमेरिका के राष्ट्रपति को मोदी जी ने अपने प्रचार के लिए बुलाया था। उनका प्रचार तो क्या, उनकी पत्नी ने कहा मैं नहीं देखती खट्टर साहब के स्कूल, मोदी साहब के स्कूल, मैं अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखूंगी। तो ये हमारे लिए क्रेडिबिलिटी हमारी है ना, हमारे स्कूलों की है। और वहां का जो रिजल्ट है बच्चों का, वहां के बच्चे आज के दिन में बिजनेसमैन बन रहे हैं, वहां के बच्चे आईआईटी में, आज के दिन में मेडिकल कॉलेजेस में सीधे सरकारी स्कूल में पढ़ के एडमिशन हो रहा है। ये सब दिखाता है। इनको बोलने दीजिए जो भी बोल रहे हैं, चलिए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको स्कूल और अस्पताल का मॉडल देखना है तो आप अपने हरियाणा के अंदर क्यों नहीं देखते? हरियाणा के स्कूलों की क्या हालत है, बंद हो रहे हैं रोजाना, कहीं पे कोई टीचर नहीं है। ये आप पीछे, मैं अभी गया था विजिट करने, ये आईटीआई बनी थी 65 करोड़ रुपए लग के। आप एक बार विजिट करके आइए ना उसको, एक भी खंबा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार की तस्वीर ना चिपकी हो। 10 साल के अंदर, 2013 में भूपेंद्र हुड्डा जी गए थे उसका उद्घाटन करने, 10 साल के अंदर वो रेत का ढेर बन के रह गई बिल्डिंग, वो खतरनाक हो गई, रोज गिरता है उसमें कुछ ना कुछ, वो सारे पिलर ध्वस्त हो गए। क्यों नहीं करते उस भ्रष्टाचार की जांच? भूपेंद्र हुड्डा जी जेल में क्यों नहीं है? उनके खिलाफ ईडी सीबीआई क्यों नहीं लगती? बीजेपी को उनसे खतरा नहीं है, उनसे दोस्ती है, इसलिए वो बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल से खतरा है, उनसे दोस्ती नहीं है, इसलिए उनके ऊपर केस है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो चर्चा मीडिया में सुनने को आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जी भी जेल में जा सकते हैं, तो ये एक षड्यंत्र के तहत है, उनसे खतरा इसलिए जा सकते हैं। निश्चित तौर पे कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि खत्म कर दें। मान लीजिए अगर केजरीवाल जी जेल में गए तो फिर पार्टी के सर्वेसर्वा कौन होंगे? अरविंद केजरीवाल होंगे। हमने ये हम दिल्ली के अंदर, दिल्ली के लोगों से भी घर घर जाके ये अभियान चला रहे हैं, उनकी राय भी जान रहे हैं। हमने अपने विधायकों की राय जानी, पार्षदों की राय जानी, सब एक मत है। अगर ये साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालते हैं, जेल से चलेगी दिल्ली सरकार, कैसे जेल से मुफ्त होगी बिजली। संविधान में है ही नहीं ऐसा कि जेल से सरकार आपको उसके लिए फिर संविधान पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं नहीं है। सत्येंद्र जैन जी 8 महीने तक मंत्री थे और जेल के अंदर थे और उसके बाद बाहर आए हैं। तो इसलिए नहीं कि वो जबरदस्ती मंत्री थे, उन्होंने रिजाइन दिया नहीं, पार्टी ने रिजाइन लिया नहीं, तो बस इसलिए थे वो। अरविंद केजरीवाल जी भी मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसे ही लोगों के दम पे रहेंगे, लोगों के वोट के दम पे रहेंगे, विधायकों के समर्थन से रहेंगे और अंदर से सरकार चलेगी। ये साजिश करें, लोगों को हम दिखाएंगे कि जेल के अंदर बैठ के भी कोई व्यक्ति आपका बिजली पानी मुफ्त कर सकता है। यानी आप मानते हैं कि जेल में जाएंगे केजरीवाल जी? नहीं, इनकी तो नियत यही है। वो तो ऊपर भगवान मालिक है, भगवान करता है सब कुछ इनके बस में। अगर सब कुछ होता भारतीय जनता पार्टी के तो आज देश में तानाशाही होती, लोकतंत्र होता ही नहीं। चलिए अनुराग ढांडा जी, ये बातें थी केंद्र की थी, दिल्ली की थी, केजरीवाल जी के बारे में थी। हम थोड़ा हरियाणा पर आते हैं। आप हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं सर, तो आपका हरियाणा में आम आदमी पार्टी का क्या फ्यूचर लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप ये सब कंट्रोवर्सी से निकल के हरियाणा तक आए, क्योंकि हरियाणा को बदलाव की बहुत जरूरत है इस वक्त।
इस वक्त आम आदमी पार्टी की हरियाणा को बहुत जरूरत है और हरियाणा के लोगों को बहुत जरूरत है। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा का ज्यादा वो बढ़ता जा रहा है, ग्राफ बढ़ता जा रहा है, फिर ऐसे में आम आदमी पार्टी का आपको कैसे लग रहा है ग्राफ बढ़ेगा? देखिए क्या ग्राफ बढ़ेगा भूपेंद्र हुड्डा जी का। भूपेंद्र हुड्डा जी 2014 में बोले सरकार बनाऊंगा, बन गई क्या? ठीक है। बोले 2019 में सरकार बनाऊंगा, बन गई क्या? हाँ। रिटायरमेंट की उम्र है उनकी, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए उनको। अब उनके पास नया देने को कुछ है नहीं। अच्छा, मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। ठीक है। जैसे भूपेंद्र हुड्डा जी आजकल हमारी नकल करके कई जगह जाके बोलते हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दूंगा। हाँ। मैं लोगों से पूछता हूँ सभाओं में कि भाई 10 साल पहले कौन था मुख्यमंत्री हरियाणा का? भूपेंद्र हुड्डा थे। और कितने साल थे? 10 साल मुख्यमंत्री थे। तो एक साइन ही तो करना था। अनुराग ढांडा ने जाके कलम थोड़ी पकड़ी थी भूपेंद्र हुड्डा जी की, जी साइन मत करना हुड्डा साहब, सबकी बिजली फ्री हो जाए। कर देते अपने राज में, कर सकते थे तो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप राजस्थान में करके दिखा दो ना, हिमाचल में करके दिखा दो 300 यूनिट। झूठ क्यों बोलते हैं लोगों को? लोग अब इन बातों को समझ चुके हैं। 57 साल में कांग्रेस ने, बीजेपी ने, इनेलो ने, जेजेपी ने, इन्होंने सिर्फ राजनीति की। एक कॉमन लाइन, आप किसी गांव में चले जाओ, लोग ये कहते हैं हम इन पार्टियों से परेशान हो गए। तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी का इंतजार कर रहे हैं लोग। हम एक मजबूत विकल्प बन के जैसे ही हरियाणा में खड़े हुए हैं, लोगों ने दोनों बाहें खोल के स्वागत किया आम आदमी पार्टी का। आप हरियाणा के आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, यानी अध्यक्ष से एक कदम नीचे ही हैं बस। क्या कल को हरियाणा की बागडोर आपको सौंपी जा सकती है? देखिए हम इन सब चीजों में नहीं पड़ते। मैं राजनीति में विधायक बनने, मंत्री बनने, मुख्यमंत्री बनने, ये सब के लिए नहीं आया हूँ। मैं राजनीति में हरियाणा के सुनहरे भविष्य के लिए आया हूँ। मुझसे देखा नहीं जाता कि हरियाणा में 25 लाख युवा जो हैं वो दर दर भटक रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। मुझसे देखा नहीं जाता कि हरियाणा में युवाओं की शादी नहीं होती है तो मुख्यमंत्री आजकल मजाक उड़ाते हैं उनका कि मैं इनको पेंशन दे दूंगा जो कमा। अरे 9 साल पहले अगर नौकरी दे देते तो शादी हो जाती सबकी। आप शादियों में जाते नहीं थकते मुख्यमंत्री जी। मुझसे देखा नहीं जाता कि हरियाणा के किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनको मुआवजा नहीं मिलता, उनको फसल का दाम नहीं मिलता। राजस्थान में जाके हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, बीजेपी की सरकार आई है। क्यों भाई? हरियाणा का किसान नहीं है? हरियाणा के किसान को जरूरत नहीं है? यहाँ नहीं खरीदते 2700 रुपए। यहाँ तो आप बढ़ा बढ़ू के अब 2275 रुपए किया आपने, पहले 2100 रुपए में खरीद रहे थे। तो यहाँ के किसान की जरूरतों को नहीं देखते। अभी तक जो बाढ़ का मुआवजा अभी तक नहीं मिला हरियाणा के किसानों को। ये जो अत्याचार हरियाणा के किसान पे, गरीब पे, युवाओं पे हो रहा है, ये जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है कि सबसे असुरक्षित प्रदेश हरियाणा है, इसकी लड़ाई लड़नी है, इसको बदलना है पूरे तरीके से। क्या कार्य योजना आपकी हरियाणा के लिए? हमारी बहुत स्पष्ट कार्य योजना है जो पूरे देश में एक आम आदमी को चाहिए, वही हरियाणा के आम आदमी को चाहिए। हमें अच्छे सरकारी स्कूल चाहिए जहां गरीब का, अमीर का बच्चा पढ़ सके, जहां जमींदार का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा पढ़ सके। हमें अच्छे अस्पताल चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई बीमारी भगवान ना करे घर में आ गई तो घर बेचना पड़े उसका इलाज कराने के लिए। दिल्ली की तरह फ्री और अच्छे अस्पताल चाहिए। हमें 24 घंटे बिजली चाहिए और मुफ्त बिजली चाहिए। हमें घर घर में पीने का पानी चाहिए। हमें सारी वो चीजें चाहिए जो मूलभूत। अब ये क्या है, बोले सड़क बना दी है, सड़क बना दी तो टोल लगा दिए उस पर। बजट कहाँ से लाएंगे सर आप? बजट आपने कहा है कि हम फ्री बिजली देंगे, तो उसका बजट कहाँ से आएगा सर? दूसरी बात, दिल्ली में कैसे फ्री हो गई? दिल्ली में बजट आ भी गया और मुनाफे की सरकार भी चला रहे हैं। पंजाब में कैसे फ्री हो गई? उससे विकास नहीं रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा विकास। बिजली अगर 24 घंटे गांव में, शहर में हो, उससे रोजगार बढ़ता है, उससे विकास बढ़ता है। बच्चों को 24 घंटे पढ़ने के लिए बिजली मिलती है, किसान को खेत में पानी देने के लिए बिजली मिलती है, किसी भी कोई दर्जी है उसको मशीन चलाने के लिए बिजली मिलती है, किसी का कारखाना है उसको कारखाना चलाने, उससे रोजगार बढ़ता है। विकसित देश विकसित क्यों है आपने कभी सोचा है? वहां पे सरकारी स्कूल फ्री होते हैं, अच्छे होते हैं। वहां सरकारी अस्पताल फ्री होते हैं, अच्छे होते हैं। वहां बिजली 24 घंटे होती है, तभी विकसित देश है। आपने अभी बीच में एक शब्द कहा कि टोल लगा दिए इतने ज्यादा, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो टोल को खत्म कर दिया जाएगा? ये वसूली टैक्स है। हमने 14 टोल पंजाब के अंदर अब तक खत्म कर दिए पिछले 1.5 साल के अंदर। हम हरियाणा में आएंगे तो ये जो नाजायज वसूली की जा रही है लोगों से, क्या करेंगे आप? थोड़ा सा बंद करेंगे। ब्रीफ में बताइए आप हरियाणा के लिए क्या करें। जैसे आपने कहा फ्री बिजली देंगे, आपने कहा टोल को हटाएंगे, और क्या क्या? देखिए हमारी मुख्य योजनाएं मैंने आपको बताई, वो पूरे देश में एक सी रहती हैं। हरियाणा के लोगों की जरूरत के मुताबिक, हरियाणा के लोगों से पूरे प्रदेश में चर्चा चल रही है, गांव गांव में चर्चा चल रही है। यहाँ के लोगों की जरूरत के मुताबिक मैनिफेस्टो लेके आएंगे। हरियाणा के लोगों में गुस्सा किस बात का है? इसी बात का तो गुस्सा है कि 57 साल में जो सरकार आई उसने अपनी मनमर्जी की, उसने लोगों की मनमर्जी नहीं सुनी। हम लोगों की बात सुन के, लोगों की जरूरत के मुताबिक अपना मैनिफेस्टो भी लाएंगे, गारंटी देंगे और गारंटी को पूरी भी करेंगे।
मेन बात क्या होगी कि रोजगार कहाँ से उपलब्ध करवाएंगे आप हरियाणा के युवाओं को? हम पंजाब में पिछले 1.5 साल में 38,000 सरकारी नौकरियां दे चुके हैं और 30,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर चुके हैं। हम दिल्ली के अंदर अभी हमने प्रस्ताव पास करके एमसीडी में आते ही कुछ महीने के अंदर ही 5,000 सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दिया जो कच्चे थे पहले। ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं, हरियाणा में 1,80,000 पद खाली पड़े हैं सरकारी नौकरी के, क्यों नहीं भरते खट्टर साहब? आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री कौशल रोजगार योजना के तहत 20-20 हजार रुपए के ऊपर है, उसको खत्म करके आप परमानेंट गवर्नमेंट जॉब देंगे? वो फर्जी है पूरा का पूरा। ये जो प्रधानमंत्री कौशल रोजगार योजना ये लेके आए हैं, ये पूरा का पूरा युवाओं की जिंदगी को बर्बाद करने की एक साजिश है। ठीक है। जैसे आपने वो सुना अग्निवीर लेके आए ये 4 साल का, वो क्या है? वो युवाओं को बर्बाद करने की साजिश है। उनकी जिंदगी बर्बाद कर दो, 4 साल के लिए उनको नौकरी दो, उसके बाद रिटायर कर दो। तो क्या कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अग्निवीर को खत्म करेंगे आप? इन योजनाओं के अंदर जो कमियां हैं उसको पूरी तरह से खत्म करेंगे। अग्निवीर का क्या मतलब है? एक युवा देश के लिए जान देना चाहता है, अपनी पूरी जिंदगी सेवा करना चाहता है सेना की। आप कह रहे हो मुझे 4 साल चाहिए तो उसके बाद कहीं मर्जी जा। ये युवाओं को बर्बाद करने की साजिश है। आम आदमी पार्टी इनको जिस दिन सत्ता में आएंगे उस दिन करेक्ट करेंगे। केंद्र में जब भी आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी, और हरियाणा के अंदर भी जो त्रुटियां हैं, ये कौशल रोजगार क्या है? कौशल रोजगार के नाम पे ना युवाओं को पूरी सैलरी देते हैं, उनकी गर्दन पे हमेशा नौकरी जाने की तलवार लटकी रहती है। ये इन सारी विसंगतियों को दूर करके युवाओं को एक स्टेबल जिंदगी मिल सके, एक सरकारी नौकरी मिल सके या प्राइवेट रोजगार अगर मिले। जैसे हमने पंजाब में सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं दी, हमने पंजाब में पिछले 1.5 साल में 3.5 लाख प्राइवेट नौकरियां भी जनरेट की हैं। वहां नई नई फैक्ट्रियां आ रही हैं, वहां नए नए बिजनेस आ रहे हैं उसमें। और दिल्ली के अंदर आप देखिए एक यूनिक मॉडल हमने बनाया, स्कूल से शुरू करते हैं हम। किसी बच्चे के पास आइडिया है छोटे बिजनेस का, हम उसको पैसा देते हैं और वो उस बिजनेस को अप्लाई करके देखे। जब तक वो कॉलेज पास आउट करता है तब तक उसका एक सेट हुआ बिजनेस होता है जिसमें वो नौकरी मांगता नहीं है, 10 लोगों को नौकरी देता है। तो ऐसी सोच की जरूरत है, मॉडर्न सोच की जरूरत है, जिसकी वजह से हरियाणा में जिसकी कमी की वजह से आज युवा विदेश भाग रहे हैं बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। जैसे पंजाब में हुआ था उससे डबल स्पीड से हरियाणा के बच्चे गांव से खाली हो रहे हैं, गांव के गांव पूरे। उसको रोकना बहुत जरूरी है, वरना हमारी नई जनरेशन पूरी तरह से चली जाएगी देश से और हरियाणा से। आपने कहा कि केंद्र में हमारी सरकार आएगी। सर अभी आपकी दिल्ली में है और पंजाब में है, तो केंद्र के अंदर तो क्या आप पूरे देश में आपकी बार जो लोकसभा के चुनाव होंगे, क्या आप ये कह रहे हैं कि पूरे देश में आप अपने उम्मीदवार वो करेंगे, पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे? देखिए हमारी जहां जितनी ताकत होगी, हमारे पास संसाधन बहुत कम है, हम छोटी पार्टी हैं बहुत, और हम इनकी तरह भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपया नहीं लेते हैं, इसलिए हमारे बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हम जहां ताकत से लड़ सकेंगे चुनाव, वहां पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में संसद में पहुंचने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ ही अलग अलग प्रदेशों में हमारा संगठन भी बन रहा है और वहां हम सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो प्रदेश स्तर की समस्याएं हैं, ज्यादातर 90% समस्याएं वहां निपट जाती हैं। जो केंद्र स्तर के निर्णय हैं, जैसे अग्निवीर का निर्णय, ये केंद्र में सरकार जो बदलेगी उसके ऊपर दबाव भी बनाएंगे और कल को हमारी सरकार आएगी तो हम निर्णय लेने में सक्षम भी। आप ये बात करें केंद्र के बारे में, अब हरियाणा के बारे में दोबारा आते हैं। आपको क्या लगता है कि अगली सरकार हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की आएगी? आम आदमी पार्टी की 2024 में पूरे बहुमत की, एक तरफा बहुमत की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। आज आप इस बात को नोट कर लीजिए, 1 साल बाद आपसे इसी विषय पे चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल करेंगे सर। क्योंकि हरियाणा के लोग किसी बीजेपी से, कांग्रेस से, इनेलो से, जेजेपी से त्रस्त हैं। हरियाणा के लोग एक भी आदमी इनकी पॉलिसीज से खुश नहीं है, पर इनके पास ऑप्शन नहीं था। अभी तक हम कोई गंभीर चुनाव लड़े नहीं थे हरियाणा के अंदर। आम आदमी पार्टी ने अपना मजबूत संगठन बनाया नहीं था हरियाणा के अंदर, तो इनके पास ऑप्शन नहीं था। ये चोर और लुटेरे में से एक को चुनते थे। अब इनके पास ऑप्शन है। एक एक व्यक्ति ये चाहता है कि आपकी पार्टी अगर खड़ी होगी तो आपके साथ जुड़ेंगे। सर अगर सेंटर को भी छोड़ गए, हरियाणा को भी अगर हम छोड़े, आपने हरियाणा की बात की, अगर आपको लगता है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो उससे पहले छोटे इलेक्शन भी होते हैं, क्या आम आदमी पार्टी ने, जैसे नगर निगम के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव है, उसमें तो आपने सिंबल दिए नहीं, और अगर कुछ सिंबल दिए तो वो जीते नहीं। जो छोटे इलेक्शन में ही आपकी पार्टी नहीं आ पा रही तो विधानसभा में कैसे आ जाएगी? मुझे लगता है कि आप इस बारे में आपके पास जानकारी का अभाव है। हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी ने या तो सिंबल दिया चेयरमैन के इलेक्शन में, या हमने सिंबल दिया और हम 2nd नंबर की पार्टी बन के आए। उसके बाद जिला पार्षद के चुनाव हुए, या तो भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल दिया या फिर आम आदमी पार्टी ने सिंबल दिया। हम 2nd नंबर की पार्टी उभर के आए। 15 जिला पार्षद सिंबल पे हमारे जीत के आए, जो कि बीजेपी के 20-21 जीत के आए, हमारे 15 जीत के आए। ये हम, और कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, सिरसा के अंदर हम प्रिंसिपल ऑपोजिशन है, अंबाला के अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी को जिला परिषद चुनाव में हराया
वहां है। पे हमारे ज्यादा जीत के आए पार्षद। तो कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमने अपनी छाप छोड़ी। कांग्रेस तो हिम्मत नहीं जुटा पाई सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ने की। वो चलिए चुनाव सर, क्या लड़ेंगे। चलिए सर, आपको लगता है कि आप इतनी अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि खुद मैं भी हरियाणा से संबंधित हूँ, आप भी हरियाणा के आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, ब्राइट फ्यूचर है आपका। तो हम तो यही कहेंगे कि आने वाले टाइम में आपके सपने पूरे हों सर। आप इतनी मेहनत से लग रहे हैं, तो मेहनत से लग रहे हैं, तो जो आदमी मेहनत से ईमानदारी से काम करेगा, पब्लिक भी सुनेगी उसकी बातें। तो दोस्तों, ये थे हमारे अनुराग ढांडा जी। अनुराग जी, हम ज़्यादा इसलिए नहीं बातें कर पाएंगे कि हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है। अगली जो चर्चा हम करेंगे आपके साथ अगली सेशन में करेंगे, अगली मीटिंग में करेंगे। लेकिन आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आपसे मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, आप हरियाणा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं हरियाणा की जनता को यही संदेश देना चाहूंगा कि 57 साल में किसी भी पार्टी ने अभी तक आपके वादे पूरे नहीं किए जो आपसे किए चुनाव के जी, अंदर। जी, हम आपके सामने एक प्रपोजल लेके आए हैं जी, जो आज से पहले शायद कोई पार्टी लेके नहीं आई। जी। मैं तो ये कहता हूं कि हम कहते हैं बिजली फ्री कर देंगे, हुँ, तो आप पहले वोट दे के चेक मत करो। हुँ, आप पहले चेक करके वोट दो। हुँ, आप पंजाब में किसी को जानते हो, आप दिल्ली में किसी को जानते हो, या हुँ, चले जाइए किसी भी घर ठीक, को खटखटा लीजिए। ठीक है। अगर वो कहे बिजली फ्री हुई है हाँ, तो हरियाणा में हमको वोट देना, हुँ। वरना हमको वोट मत देना। बहुत बढ़िया सर। तो दोस्तों, ये थे अनुराग ढांडा जी, जो एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार, देश के जाने-माने पत्रकार तो थे ही थे, आम आदमी पार्टी के भी एक वरिष्ठ नेता भी हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं। तो आज इन्होंने हमारे को टाइम दिया, इनका हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों, आपने हमारे इस प्रयास को देखा, आपने हमारे चैनल को देखा, इसके लिए हम आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और इसी तरह हम अनुराग जी जैसी शख्सियतों से आपका परिचय करवाते रहेंगे, इनकी विचारधारा का परिचय करवाते रहेंगे। तो इसके लिए एक बार फिर से हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। अनुराग जी, शुक्रिया। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सर। भी बहुत बहुत जी, जी, शुक्रिया। जी। शुक्रिया सर।